हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज एक नया दिन, एक नया लेक्चर और एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको आप क्या बोलते हो, विद्युत रसायन। ठीक है भाई, तो विद्युत रसायन चैप्टर की बात करेंगे। बड़ा इजी चैप्टर है, बड़ा आसान है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों को ये बहुत कठिन लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट क्या करते हो भाई, एक फॉर्मूला पकड़ के और न्यूमेरिकल की तरफ भागते हो। और जब तक ठीक है, जब तक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आपका न्यूमेरिकल हो रहा है तब तक आपकी बात बन रही है, और जैसे ही कोई वहां पर कॉन्सेप्ट आया वहां पर आप चक्कर खा जाते हो। क्यों? क्योंकि हमने पूरा चैप्टर को पढ़ा नहीं है, एक एक चीज को हमने समझा नहीं है। तो हम सारी चीजें बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे, हर चीज को समझते हुए चलेंगे। तो बात करते हैं, कहानी करते हैं हम स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके जीवन में आप इससे अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि कोई भी बैटरी, कोई भी सेल जिसका आप यूज कर रहे हो, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो मोबाइल की बैटरी हो, एवं आपकी घड़ी की बैटरी हो, घड़ी में जो आपके सेल लगता है ना छोटा वाला मरकरी सेल, वो हो, या आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है भाई, पहले के जमाने में आपने देखा होगा निप्पो सेल आते थे, मोटे मोटे से सेल। ठीक है, तो वो आपकी टॉर्च में आप लगाते थे। ठीक है, मे भी आपने देखा हो या नहीं देखा हो। ठीक है, वो तो बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उस जमाने में टॉर्च चलती थी, आज के जमाने में कहां टॉर्च चलती है भाई। ठीक है, तो कोई सा भी आपका सेल हो, वहां पर आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज हो रही है। ठीक है, घरों में आपके इन्वर्टर लगा है, तो वो इन्वर्टर में भी क्या है भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैकेनिज्म से ही हम इन्वर्टर को बना पाए। ठीक है, तो समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, क्या है इसकी डेफिनेशन, एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। देखना भाई, नाम क्या है, विद्युत रसायन। ठीक है, अब इस चैप्टर में मेनली होने क्या वाला है, मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें दो चीजें आपके लिए आएंगी। एक तो क्या आएगी भाई, विद्युत ऊर्जा, और एक आपकी आएगी रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। और होगा क्या कि या तो आपकी जो विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही होगी, या आपकी जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदल रही होगी। ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो विद्युत ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी। केमिकल, ENERGY, एनर्जी। ठीक है भाई, रासायनिक ऊर्जा। तो कुल मिला के आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, क्या डेफिनेशन है विद्युत रसायन की, तो आप क्या कहोगे, विद्युत रसायन रसायन विज्ञान का एक शाखा है, रसायन विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे से संबंध, व विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे में अंतर परिवर्तन को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यह कहानी हम पढ़ते हैं किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, विद्युत रसायन में। ठीक है, अब देखो एक डेफिनेशन यहां निकल के आती है कि यहां पर जो आपकी विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस है उसका। तो मैं आपको एक सिंपलेस्ट पहले एग्जांपल बताना चाहता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल क्या, एक्सपेरिमेंट देख लो भाई। एक क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया, देखो बताता हूं मैं। एक बीकर लिया, और इस बीकर के अंदर आपने एक सॉल्यूशन भरा, और ये सॉल्यूशन किसका है, ये सॉल्यूशन है आपका कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। आपने इसके अंदर क्या लिया, सॉल्यूशन लिया, और इसके अंदर आपने एक जिंक की रॉड डाल दी भाई। किसकी रॉड डाल दी आपने, जिंक की रॉड डाल दी, इलेक्ट्रोड बोल सकते हो। ठीक है, छड़ बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी पड़े। आपने जिंक की इसके अंदर क्या डाल दी भाई, एक रॉड डाल दी। ठीक है, और कुछ समय तक इसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया आपने। तो आपने क्या देखा, कुछ जब समय निकल गया तो कुछ समय बाद आपने क्या देखा कि जो जिंक की रॉड है इसका क्षरण हो रहा है। क्षरण का मतलब ये धीरे धीरे नष्ट हो रही है, नीचे से ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है भाई, पतली होती जा रही है। ठीक है, तो पहले नंबर पर पॉइंट तो क्या आया, जिंक का क्या होने लगा, क्षरण होने लगा। ठीक है, यानी जो जिंक की रॉड है वो धीरे धीरे आपकी अपक्षयित होने लगी, नष्ट होने लगी, नीचे से कम होने लगी। ठीक है, वजन में। दूसरा क्या हुआ, आपको पता है जो कॉपर सल्फेट है वो कैसे रंग का विलयन होता है भाई, नीले रंग का विलयन होता है। जो Cu2+ है उसकी वजह से कैसा कलर आता है, नीला कलर आता है विलयन का। तो ये देखा गया कि इसका जो नीला कलर है वो धीरे धीरे कैसा होने लगा, गायब होने लगा। यानी जो विलयन है वो कैसा होने लगा, रंगहीन होने लगा समय के साथ साथ। स्टार्टिंग में तो हमने इसके अंदर नीला सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का देखा, लेकिन घंटे 2 घंटे निकल गए तो हम क्या देखते हैं भाई कि नीला सॉल्यूशन का जो नीला कलर है वो कैसा हो गया, गायब हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, दूसरी चीज आपने क्या देखी, विलयन का रंगहीन होना।
विलयन का रंगहीन होना। दूसरी चीज आपने ये ऑब्जर्व करी। तीसरी चीज आपने क्या देखी? तीसरी चीज आपने देखी कि इस बीकर के अंदर में लाल लाल कलर का जो पदार्थ है वो अवक्षेप के रूप में नीचे जम गया है। लाल लाल कलर का जो पदार्थ है वो अवक्षेप के रूप में क्या हो गया है भाई? नीचे जम गया है। तो मैं आपको लिखूंगा कि यहां जो नीचे जो जमा वो क्या जमा? लाल अवक्षेप, रेड प्रेसिपिटेट। रेड प्रेसिपिटेट आपका क्या हो गया भाई? नीचे जम गया। तो ये कहानी आपने ऑब्जर्व करी। ठीक है, मैं साइड में आपको डायग्राम भी दिखा रहा हूं, साइड में आप डायग्राम से देख लो। पहले नीला सॉल्यूशन लिया था आपने, उसके ऊपर आपने क्या डाल रखी है? जिंक की रोड। और देखते हो आप थोड़े टाइम बाद देखो पूरी जिंक की रोड आपकी गायब है और नीचे अंदर काला लाल सा भूरा सा आपका क्या आ गया? अवक्षेप आ गया। और जो सॉल्यूशन जो आपने नीला लिया था वहां देखो वहां कैसा हो गया? वो बिल्कुल कलरलेस हो गया। इसका कलर कैसा हो गया भाई? गायब हो गया। तो ये चीज आपने ऑब्जर्व करी। ठीक है, तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें, इस रिएक्शन की हम क्या देखें? थोड़ी मैकेनिज्म देखें, तो उससे हमको पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि इसके अंदर उन्होंने क्या डाला भाई? एक थर्मामीटर भी डाला और इस थर्मामीटर से क्या किया? टेम्परेचर चेक किया। तो क्या पाया भाई? उन्होंने पाया कि जो टेम्परेचर है वो कैसा है? थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, और चौथा ऑब्जर्वेशन क्या हो गया उनका? कि ताप का क्या हो जाना है भाई? बढ़ना है। कि जो टेम्परेचर है जो इस विलयन का वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, यानी विलयन आपका कैसा हो जाता है? हल्का सा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन लिख ली, यानी यहां से कोई ना कोई एनर्जी का कन्वर्जन तो हो रहा है भाई, जिसकी वजह से हमारा जो थर्मामीटर है जो आपकी रासायनिक ऊर्जा है वो आपकी तापीय ऊर्जा में बदल गई। ठीक है, इस वजह से हमारे थर्मामीटर में रीडिंग ज्यादा आई। ठीक है, यानी टेम्परेचर हमारे विलयन का कैसा हो गया? बढ़ गया। ये चीजें आपको समझनी है। ठीक है, तो यहां पर क्या मैकेनिज्म देखी गई भाई? यहां पर यह मैकेनिज्म देखी गई, ये क्रियाविधि देखी गई कि आपने जिंक लिया है तो जिंक का क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्षरण। ठीक है, तो हम अगर कहें तो क्या हो रहा है भाई? जिंक से Zn2+ बन रहा है और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि अगर 2+ बनेगा तो आपको पता है 2+ कब आएंगे? जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? निष्कासित करेगा। ठीक है, और आपने अंदर सल्फेट विलयन किसका लिया है? कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट किस किस में डिसोसिएट हो सकता है? Cu2+ और SO4 में। अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं तो ये कौन कौन से आयन बना सकता है भाई? ये Cu2+ बना सकता है और SO4 बना सकता है, सल्फेट आयन बना सकता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या? यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं उनको किसने पकड़ लिया भाई? उनको पकड़ लिया Cu2+ ने, और Cu2+ ने क्या बना दिया भाई? कॉपर सॉलिड बना दिया। यहां तो जिंक सॉलिड था और विलयन में जाके ये क्या हो गया? एक्वस। एक्वस का मतलब जलीय। ठीक है, और यहां से जो एक्वस Cu2+ था, जो विलयन के अंदर एक्वस Cu2+ था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और क्या बना दिया? कॉपर सॉलिड बना दिया। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं तो क्या होता है? रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। यानी Cu2+ का तो यहां क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिंक का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, और यहां पर कॉपर का क्या हो रहा है भाई? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और आप सबको पता है कि जो कॉपर है, तांबा है, उसका कलर कैसा होता है भाई? लाल जैसा ही होता है। लाल भूरा कलर होता है तांबे का। ठीक है, सबने देखा है तांबा लाल भूरे कलर का होता है। तो हुआ क्या? यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि जो जिंक है वो तो Zn2+ में बदल रहा है। जिंक की जो रोड है वो धीरे धीरे किस में बदलती जा रही है? Zn2+ में बदलती जा रही है, और Zn2+ आपका सॉल्यूशन के अंदर आता जा रहा है। ठीक है, और जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर निकले हैं जो आपके, वो कौन ग्रहण कर रहा है? वो ग्रहण कर रहा है ये Cu आयन। Cu आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है भाई? कॉपर बना रहा है। और कॉपर का कलर कैसा होता है? लाल कलर होता है। तो ये जो कॉपर जो आपका विलयन के अंदर था वो अब किस में कन्वर्ट हो रहा है? ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर क्या आ रहा है भाई? लाल लाल कलर का क्या आ रहा है? अवक्षेप आ रहा है। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ? ये केमिकल एनर्जी है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इससे कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? केमिकल एनर्जी रिलीज होगी, रासायनिक ऊर्जा रिलीज होगी। और वो रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो गई? तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। ठीक है, अगर मैं यहां कहूं तो यहां कौन सा प्रोसेस हुआ कि जो रासायनिक ऊर्जा थी आपकी, जो रासायनिक ऊर्जा थी वो आपकी बदल गई किसमें भाई? तापीय ऊर्जा में बदल गई। ठीक है,
लेकिन हम इस तापीय ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं कर पाए भाई, इसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल के कोई उपयोग नहीं कर पाए। तो साइंटिस्टों के दिमाग में ये क्या आ गया, अब भाई एक ट्रिक आ गई, उनके पास एक तरीका आ गया कि जो रासायनिक ऊर्जा है इसको हम क्या करेंगे, अब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की कहानी स्टार्ट होती है आपकी सेल से। फिर वहां पर किसका डेवलपमेंट चालू हुआ, सेल का डेवलपमेंट चालू हुआ। और जो सेल थे वो आपके कितने तरीके थे, दो तरीके के थे, एक तो विद्युत अपघटनी सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और एक था आपका विद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया है ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कहानी कहां से स्टार्ट हुई, ठीक है ना। अभी आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन है जो आपको बताना जरूरी है भाई, चैप्टर की कहानी कहां से स्टार्ट हुई और हमको इसको क्यों पढ़ना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, फिर आगे की बात करता हूं। लिख लिया, चलें आगे, चलो भाई, ठीक है। तो यहां से हमने जो काम वाली बात सीखी वो कौन सी सीखी भाई, हमने सीखा कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन और इनका संबंध, ये सारी कहानी हम किस में पढ़ेंगे भाई, विद्युत रसायन में पढ़ेंगे। तो आपसे कोई बोले विद्युत रसायन की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या लिखोगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध व इनका एक दूसरे में अंतरा परिवर्तन का ही हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, विद्युत रसायन कहलाती है, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी का जो आपका सेल गया है वो प्रक्रम कैसा था भाई, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम था। कैसा प्रक्रम था, स्वतः प्रवर्तित। स्वतः प्रवर्तित का मतलब क्या है भाई, स्वतः प्रवर्तित का मतलब ऐसे प्रक्रम जो अपने आप हो रहे हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन स्पॉन्टेनियस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन इसको, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसे प्रक्रम जो अपने आप हो रहे हैं। हमने क्या किया भाई, उसके अंदर हमने जिंक की रॉड डाली और वो सारा काम अपने आप हो रहा है, थर्मामीटर अपने आप गर्म हुआ, हमने बाहर से कोई एनर्जी वगैरह अप्लाई नहीं करी, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे प्रक्रम जो अपने आप होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। और आपने 11वीं कक्षा में पढ़ रखा है कि जितने भी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम हैं उनके लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी है, जो डेल्टा जी है, उसका मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब 0 से कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अभी हमने सेल पढ़ा, जो आपका विद्युत रासायनिक सेल था, उसमें क्या हो रहा था भाई, आपका स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम हो रहा था। तो उसके लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी है, जो डेल्टा जी के जो मान है वो कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे, ठीक है। तो अब आप इसको भी पढ़ सकते हो, इस तरीके से भी आप डेफिनेशन दे सकते हो। क्या बोलोगे आप कि विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्वतः प्रवर्तित प्रक्रमों से उत्पन्न हुई ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, या विद्युत ऊर्जा के माध्यम से स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रियाओं को करवाया जाता है। भाई कुछ रिएक्शन ऐसी भी होंगी जो अपने आप नहीं हो रही होंगी, उनको करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वहां आप क्या करोगे, वहां आप विद्युत ऊर्जा को किस में बदलोगे, रासायनिक ऊर्जा में बदलोगे, ठीक है। तो जब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा तो जो सेल आपका निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, आपका विद्युत अपघटनी सेल। कौन सा सेल आएगा, विद्युत अपघटनी सेल। और विद्युत अपघटनी सेल में आप क्या करोगे, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलोगे। लेकिन जब रासायनिक ऊर्जा आपकी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी, जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी तो जो सेल बनेगा वो कौन सा बनेगा, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सेल आपका बनेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा, ठीक है। मैं कैसे याद रखता हूं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है माइंड में क्या है क्या, मैं ऐसे याद रखता हूं, केमिकल को उठा के इधर रख दो, यानी केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज क्या कहलाएगा, विद्युत रासायनिक सेल कहलाएगा, ठीक है। वो सेल जिसमें जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक सेल कहेंगे। और इसका उल्टा, अगर आपकी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐसी युक्ति को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। तो ये दो तरीके की सेल की कहानी आप पढ़ोगे, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि चालक चालक की मान चल रहे हैं भाई, कि कौन आपका चालक होगा, कौन आपका कुचालक होगा, क्योंकि विद्युत अपघट्य आ रहा है तो विद्युत अपघट्य की बात जहां पर होगी वहां चालक कुचालक की तो बात होगी भाई। विद्युत अपघट्य क्या होता है आपका, ऐसा विलेय जो आपका विलयन में जाके क्या हो जाए,
आयनित हो जाए भाई विलायक में जाके, आयनों में टूट जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य कहेंगे। ठीक है, छोटी क्लासों में 8वीं 9वीं 10वीं में हमने अच्छे से पढ़ रखा है ये सारी चीजें। ठीक है, तो चालक के आधार पर क्या किया गया, पदार्थों को विभाजित किया गया। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे, डेफिनेशन के बाद हेडिंग लगाओगे आप चालक के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, समझना भाई एक एक कहानी बड़े ध्यान से, सावधानी पूर्वक, क्योंकि सावधानी हटी वहीं पर दुर्घटना घटी। ठीक है भाई, चलो। तो जो चालकता के आधार पर जो पदार्थों का वर्गीकरण था, वो पदार्थों को कितने भागों में बांटा भाई, 4 भागों में बांटा। ठीक है, मैं एक एक करके लिख देता हूं आपके लिए। पहला आपका हो गया चालक, कंडक्टर। ठीक है, दूसरा आपका हो गया कुचालक, इंसुलेटर। ठीक है, चलो इंग्लिश भी लिख देते हैं, कंडक्टर, टिकट काटने वाला। क्या सर आप भी मजाक कर रहे हो? ठीक है, इंसुलेटर। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया आपका कौन सा हुआ भाई, कौन सा हुआ, हाँ अर्धचालक। तीसरा कौन सा हुआ, अर्धचालक, जिसकी कहानी हम सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं, सेमीकंडक्टर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सेमीकंडक्टर। एक और होता है आपका, और उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है सुपर कंडक्टर। उसका नाम क्या है, सुपर कंडक्टर, अतिचालक, हिंदी में ही लिख देता हूं, अतिचालक, अतिचालक। फिर इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे सुपर कंडक्टर, कंडक्टरों का नेता। ठीक है, सुपर कंडक्टर। सारे वैसे नाम से ही क्लियर है आपको। ठीक है, चालक वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, जिनमें विद्युत धारा का चालन हो जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी ना, उन्हें हम कुचालक कहेंगे। अर्धचालकों की कहानी आप पढ़ चुके हो कि इनकी चालकता के मान जो होते हैं वो चालकों से कैसे होते हैं, कम होते हैं, लेकिन कुचालकों से कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो फिक्स टेम्परेचर पर, किसी नियत तापमान पर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चालकता प्रदर्शित करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, अतिचालक कहेंगे। ठीक है, चालक की अगर मैं बात करूं तो चालक के अंतर्गत भाई आपके 2 प्रकार के चालक आते हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका धात्विक चालक, धात्विक चालक, जिसको आप दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक चालक से भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक चालक। और दूसरा आपका हो गया वैद्युत या विद्युत, दोनों में से कुछ भी लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, वैद्युत अपघटनी चालक, वैद्युत अपघटनी चालक, या आप इसको आयनी चालक भी कह सकते हो। ठीक है, आयोनिक कंडक्टर भी आप इसको कह सकते हो। इसको मेटेलिक कंडक्टर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको लिख देता हूं भाई, चलो, मेटेलिक कंडक्टर। और इसको क्या बोलोगे, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, आयोनिक कंडक्टर इसका दूसरा नाम। ठीक है, तो चालक को कितने भागों में बांट दिया भाई, 2 भागों में बांट दिया। एक हो गया आपका धात्विक चालक और एक हो गया आपका विद्युत अपघटनी चालक। तो अभी हम पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे दोनों का, कि धात्विक चालक हम किसको कहेंगे, अपघटनी चालक किसको कहेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं भाई इनके। चालक में आपके क्या आ गए, लगभग सभी धातुएं आ गई आपकी, जैसे कॉपर हो गया आपका, सिल्वर हो गया। ठीक है, जितनी भी धातुएं एटसेट्रा, जिंक हो गया, सारी कैसी होंगी आपकी भाई, चालक होंगी। ठीक है, कुचालक की मैं बात करूं तो कुचालक के एग्जाम्पल कौन कौन हो गए आपके, रबड़ हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, चीनी मिट्टी हो गई, चीनी मिट्टी आती है ना, वो सारे आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, कुचालक के। अर्धचालक में आपको पता ही है, एग्जाम्पल बता दो भाई, सॉलिड स्टेट आपने पढ़ रखी है, सिलिकॉन और जर्मेनियम किसका काम करते हैं, अर्धचालक का। अतिचालक की मैं बात करूं तो ये क्या है भाई, वे पदार्थ जो शून्य प्रतिरोधकता, शून्य प्रतिरोधकता, शून्य प्रतिरोधकता का मतलब, प्रतिरोधकता क्या है पहले तो इसको समझो। देखो, जो विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में जो आपकी रुकावट आती है, जो बाधा आती है, जो आपका बैरियर आता है, वो ही क्या है, आपका प्रतिरोधकता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वे पदार्थ जो शून्य प्रतिरोधकता या
अनंत चालकता, मतलब चालकता के मान कैसे हैं, बहुत ज्यादा, अनंत चालकता प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, अति चालक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में लिख देता हूं, मैग्नीशियम डाइबोराइड हो गया, ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल हैं। आपका एल्यूमिनियम भी 0 से 15 डिग्री सेल्सियस पर इस तरीके की प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है, ठीक है। तो यहां हमने कहानी पढ़ ली आपके चालक कितने प्रकार के होते हैं। मेन जो कहानी हमारे काम की होने वाली है भाई, वो ये होने वाली है, धात्विक और वैद्युत अपघटनी चालक। क्वेश्चन भी आएगा आपको तो इनसे ही पूछेगा कि वैद्युत अपघटनी चालक क्या है या धात्विक अपघटनी चालक क्या है। लेकिन ये मैंने आपको कहानी, जब चालक का नाम आया ही है तो हम सारी चीजों को पढ़ लेते हैं। तो एक बार आप इस चीज को लिख लो, फिर हम अंतर पढ़ेंगे कि धात्विक चालक, इलेक्ट्रॉनिक चालक और वैद्युत अपघटनी चालकों में क्या अंतर होते हैं। लिखो पहले इस सारी कहानी को, वीडियो को पॉज करोगे, पॉज करके आप आराम से लिख लोगे, ठीक है भाई। मिटाऊं, मिटा दें, चलें, चल। अब बात करते हैं हम, हेडिंग लगाओगे आप, धात्विक चालक, या जिसका दूसरा नाम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक चालक, और वैद्युत अपघटनी चालकों में अंतर। चलो, कहानी देखते हैं हम इन दोनों की। लिखो, पहले लिखोगे आप धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर। दूसरा आप लिखोगे, दूसरा क्या लिखोगे आप, वैद्युत अपघटनी चालक, या विद्युत भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैद्युत अपघटनी चालक, वैद्युत अपघटनी चालक, ठीक है। देखना भाई, ध्यान देना इसको, बीच में हम एक चीन की दीवार बना देते हैं। चलो, अब बात करते हैं हम कि क्या क्या अंतर है इन दोनों में, ठीक है। देखो, पहली कहानी धात्विक चालक की। तो सबसे पहले याद रखना आप, धात्विक चालक में जो करंट का फ्लो होता है, जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो किसके द्वारा होता है भाई, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ठीक है। जैसे आपने आयरन ले लिया, लोहा ले लिया, चांदी ले ली, ठीक है, या कोई भी धातु ले ली, कॉपर ले लिया, जिंक ले लिया, तो वहां पर जो विद्युत का प्रवाह होगा वो किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा। लेकिन यहां जो विद्युत का प्रवाह है वो किसके द्वारा होगा, आयनों के द्वारा होगा। जैसे आपने पानी में नमक डाला तो नमक में क्या हुआ, Na+ आयन बने, Cl- आयन बने। तो आप जब नमक डालकर पानी में करंट लगाते हो तो करंट लगता है ना भाई। 3 इडियट का सबने सीन देखा है ना, वो वाला, ठीक है, चतुर वाला, ठीक है। तो वही वाली कहानी सबको याद आ चुकी है, मैं समझ चुका हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि वहां जो प्रवाह हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, आयनों की वजह से हो रहा है। तो आयन का मतलब Na+ और Cl- की वजह से, ठीक है। तो यहां जो प्रवाह होगा वो आयनों की वजह से होगा, लेकिन यहां धात्विक चालकों में जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो किसकी वजह से होगा भाई, इलेक्ट्रॉनों की वजह से होगा। तो पहला हम अंतर यहां पर यही लिखेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। और यहां हम क्या लिखेंगे, विद्युत का प्रवाह किसकी वजह से होता है, दूसरा क्यों भाई, पहला ही है, प्रवाह आयनों द्वारा होता है, आयनों द्वारा होता है, ठीक है। पहला अंतर क्लियर हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। अब यहां क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऋणात्मक सिरे से कहां गमन करेंगे, धनात्मक सिरे की तरफ। भाई 2 इलेक्ट्रोड होंगे तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा वहां से कहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो हम यहां क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनों का गमन ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की तरफ होता है, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर तो जो आपके इलेक्ट्रोड लगे होंगे उस पर विपरीत आवेशित आयन जाएंगे,
जैसे मैं कहूं कि अगर यहां पर आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो इसके ऊपर कौन से आयन जाएंगे भाई, जिसके ऊपर क्या हो, माइनस चार्ज हो। मैं यहां कहूं कि भाई यहां पर आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो इसके ऊपर कौन से आयन जाएंगे, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। यानी यहां हम क्या कहेंगे कि यहां जो आयन है वो विपरीत आवेशित क्या जाएंगे, इलेक्ट्रोडों की तरफ जाएंगे। समझ गए बात को, ठीक है। तो यहां आप क्या लिखोगे, मिटा देता हूं पहले इसको। यहां आप क्या लिखोगे देखना, इनमें आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। ठीक है, तीसरी बात करते हैं, तीसरा अंतर। ठीक है, अब तीसरे अंतर में क्या होगा कि यहां से सिर्फ और सिर्फ कौन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी हो रही है। तो यहां तो जो है कोई प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहां कौन जा रहा है भाई, आयन जा रहे हैं इधर से उधर। तो आयन जब जाएंगे तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो यहां क्या लिखेंगे अपन कि चूंकि जो धारा का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, अतः कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं पाया जाता। तो हम यहां क्या लिखेंगे, इनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। यहां हम क्या लिखेंगे, रासायनिक परिवर्तन पाया जाता है, रासायनिक परिवर्तन पाया जाता है। देयर विल बी केमिकल चेंजेस पॉसिबल। ठीक है, यहां देखो चौथा अंतर। अब जब यहां पर कोई जा ही नहीं रहा, कोई आदान प्रदान आयनों का हो ही नहीं रहा, तो यहां तो जो पदार्थ है उसका क्या है, ह्रास नहीं होता, यानी पदार्थ में कमी या बढ़ोतरी नहीं होती है। भाई लोहे में हमने करंट अप्लाई किया तो ऐसा तो नहीं करंट अप्लाई करते ही उसका वजन बढ़ गया या करंट हटाते ही उसका वजन घट गया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि यहां पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, लेकिन यहां पदार्थ का स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, यहां क्या होता है भाई, पदार्थ का स्थानांतरण हो जाता है। तो यहां आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे आप इनमें पदार्थ, और पदार्थ को क्या बोलते हैं, द्रव्य भी बोलते हैं भाई, हिंदी में मैटर। इनमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। अब यहां से Na+ या Cl- एक दूसरी जगह जाएगा तो अपने साथ वजन भी लेके जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इनमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है, संभव होता है। ठीक है, अगला अंतर देखो, पांचवा अंतर देखो कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप ताप का मान बढ़ाते हो तो धात्विक चालकों की चालकता घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था धातुओं की संरचना कैसी होती है, सॉलिड स्टेट में पहुंच जाओ भाई, वहां पढ़ाया था आपको कि कर्नेल होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे हुए होते हैं, कुछ इस तरीके से कहानी बताई थी कि आपके धातु आयन क्या होते हैं, जब सारे इलेक्ट्रॉन त्याग दें तो कर्नेल होते हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज होता है और चारों साइड इनके कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन डूबे रहते हैं। तो जैसे ही हम यहां पर ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के गमन बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉनों के गमन के साथ साथ ये जो धनायन है वो भी क्या करने लग जाते हैं भाई, गति करने लग जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पथ में क्या करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है भाई, एक तो अकेला इंसान भाग रहा है और अकेला इंसान 10 के साथ में भाग रहा है, तो अकेला भागेगा तो आराम से भाग, कोई रास्ते में रुकावट नहीं है। लेकिन रास्ते में आप उसके 10 आदमियों को और उसके बीच बीच में डाल दो तो उसके भागने में क्या आएगी, रुकावट आएगी कि नहीं आएगी। तो वही कहानी यहां है कि अभी आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ धनायन भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन के पथ में, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो जिसकी वजह से चालकता के मान कैसे हो जाते हैं, घट जाते हैं। लेकिन यहां अगर हम बात करें तो यहां तो कौन है, आयन। और आपको पता है जब ताप का मान बढ़ाओगे तो आपको पता है कि आयनों का वियोजन कैसा होगा, बढ़ जाएगा, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, आयन जल्दी भागेंगे और वो एक दूसरे में ज्यादा क्या होंगे, टूटेंगे भाई, वियोजित होने की क्षमता कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उनकी जो चालकता के मान है वो भी कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, उनकी गति बढ़ गई, वियोजन की मात्रा बढ़ गई, इस वजह से उनके चालकता के मान कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहां पॉइंट क्या लिखोगे, यहां पॉइंट क्या लिखोगे भाई आप कि ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। ठीक है,
और यहां क्या लिखोगे, यहां क्या लिखोगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। ठीक है, यहां ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, यहां ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। एक और आप इसमें अंतर देखो, एक चीज ऑब्जर्व की गई कि जब जनरली हमने दोनों चालकों का कंपैरिजन किया तो जो चालकता के मान है वो सामान्यतः किसमें अधिक होते हैं भाई, धातुओं में अधिक होते हैं। धातुओं में चालकता के मान अधिक होते हैं और वैद्युत अपघटनी चालकों की चालकता के मान सामान्यतः कैसे होते हैं, कम होते हैं। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि इनमें सामान्यतः चालकता के मान कैसे होते हैं भाई, अधिक होते हैं। यहां आप क्या कहोगे, यहां आप कहोगे इनमें चालकता के मान सामान्यतः जनरली कैसे होते हैं भाई, कम होते हैं। ठीक है, तो धात्विक चालकों की चालकता के मान सामान्यतः अधिक और वैद्युत अपघटनी चालकों की चालकता के मान सामान्यतः कैसे होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, अंतर सारे समझा दिए, आप इनको लिख लो, पहले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में नोट्स भी बना सकते हो। साथ साथ जो पढ़ा रहा हूं भाई वही नोट्सों में दे रखा है, तो अगर आप क्लास लेते हुए अगर आपका पेन कॉपी चल रही है, आप पेन चला रहे हो, तो वो सबसे बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ते हुए नोट्स बनाते हैं उनकी होड़ किसी से नहीं हो सकती। ठीक है, लिखो, लिख लिया, चलें आगे, बोलो भाई चलें, चलो ले चलो सर, कहां लेके चल रहे हो, चलो मैं लेके चल रहा हूं आपको केमिस्ट्री के अथाह ज्ञान के भंडार में, जहां आप डुबकी लगाओ और चीजों को महसूस करो, समझो भाई। किसी सब्जेक्ट को जब समझ के पढ़ोगे, कोई भी हो, केमिस्ट्री क्या कुछ भी हो, फिजिक्स हो, बायो हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसको समझ के आनंदित होके पढ़ रहे हो तो आपको मजा आने ही वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली कहानी किसकी स्टार्ट करते हैं हम, देखो भाई, है हमारी विद्युत अपघट्य। अभी आपने अपघटनी चालक तो पढ़ लिए, लेकिन सर हमें तो यही पता नहीं है विद्युत अपघट्य क्या है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो देखो भाई कहानी समझ लो इसकी इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो आपका जलीय विलयन या उसकी गलित अवस्था में विद्युत धारा का क्या कर सके, चालन कर सके, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, ऐसे पदार्थों को हम कहेंगे विद्युत अपघट्य। फॉर एग्जांपल NaCl, किसका एग्जांपल ले लिया भाई, सबसे अच्छा है NaCl, सुना हुआ है सबने, घबराते नहीं हो आप, इस वजह से मैं हर बार किसका एग्जांपल ले लेता हूं, NaCl का। ठीक है, NaCl है। अब ये या तो जलीय अवस्था, मैंने क्या बोली, दो वर्ड बोले मैंने यहां पे, क्या बोला, संगलित अवस्था। संगलित अवस्था का मतलब गलित अवस्था, मोल्टन स्टेट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, मोल्टन स्टेट, मेल्ट हो जाए, या जलीय अवस्था। जलीय अवस्था को क्या बोलोगे, एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में क्या करे, विद्युत धारा का चालन करे। क्या लिखोगे, वे पदार्थ जो संगलित अवस्था या जलीय अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ठीक है, NaCl है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन करता है क्या, नहीं। ठीक है, लेकिन NaCl को पानी में डाल दो, नमक को पानी में डाल दो, तो विद्युत धारा का बढ़िया से चालन होगा। या NaCl को आप मेल्ट कर दो, NaCl को टेम्परेचर देके आप क्या कर दो, इसको मेल्ट कर दो। NaCl को आप लिक्विड स्टेट में ले आओ, लिक्विड स्टेट का मतलब आपने इसको गला दिया, तो NaCl लिक्विड स्टेट में भी क्या करेगा भाई, विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित करेगा। जनरली बच्चे क्या समझते हैं, केवल सर जलीय विलयन की, अरे जलीय विलयन नहीं, गलित अवस्था भी। जब आप इसको NaCl को गला दोगे, यानी इसको लिक्विड स्टेट में ले आओगे, तब भी ये विद्युत धारा का क्या करता है, चालन करता है। तो ऐसे पदार्थ जो संगलित अवस्था या जलीय अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, अब विद्युत अपघट्य आपके कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघट्य आपके दो प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। ठीक है, पहला हो गया आपका प्रबल विद्युत अपघट्य
प्रबल विद्युत अपघट्य, और दूसरा आपका हो गया दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो अपघट्य कौन कौन से हो सकते हैं? अपघट्य आपका अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है, या लवण हो सकता है। लवण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्ट। ठीक है, जो अम्ल और क्षार के संयोग से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ठीक है, तो अब आप कहानी समझो कि प्रबल विद्युत अपघट्य कौन से होंगे, दुर्बल कौन से होंगे, सबको समझाता हूं, देखना भाई। तो प्रबल किसको बोलेंगे हम? ये जलीय विलयन में लगभग लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, इसका मतलब कि कोई पदार्थ आपका विलयन में जाके 100%, ऑलमोस्ट 100% क्या हो जाए? आयनित हो जाए, वियोजित हो जाए, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य कहेंगे। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आंशिक अपघटित हों, आंशिक वियोजित हों, उन्हें आप क्या कहोगे? उन्हें आप कहोगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य। समझ गए कहानी? अब प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन कौन से हो सकते हैं भाई? प्रबल अम्ल हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, प्रबल क्षार हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, या आपके लवण हो सकते हैं। जो लवण आपके किससे मिलकर बने हो? कोई भी एक आपका स्ट्रॉन्ग आ जाए, कोई भी एक घटक आपका कैसा आ जाए? स्ट्रॉन्ग आ जाए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो हो ही सकता है, साथ में आपका क्या हो सकता है? आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब, मैं चलो हिंदी में लिख देता हूं, आप अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, इतना तो वैसे आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है भाई, इसमें कुछ इतना बड़ी बात हमने करी नहीं है। कि आपका प्रबल अम्ल, जो लवण बने हैं वो आपके प्रबल अम्ल या दुर्बल क्षार से मिलकर बने हो सकते हैं, या दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बने हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी होगी आपकी, तो वो किसके अंदर आ जाएगी? आपकी प्रबल वैद्युत अपघट्य के अंदर। या प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से भी मिलकर बने हो सकते हैं, जैसे NaCl। ठीक है, NaCl किसका एग्जांपल है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार वाला। ठीक है, कैसे है मैं बता देता हूं, चलो। NaOH क्या है? NaOH है प्रबल क्षार। HCl क्या है? HCl है प्रबल अम्ल। ठीक है, दोनों को मिलाया तो ये Na+ ने किसको अट्रैक्ट किया? Cl- को, और बना क्या? NaCl बना। तो NaCl किससे बना है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के संयोग से बना है। ठीक है, तो देखो मैं एग्जांपल लिख देता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड का हो गया आपका एग्जांपल HCl हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस का NaOH हो गया, KOH हो गया, और इनके भी एग्जांपल ले लेते हैं भाई। प्रबल अम्ल ले लिया और दुर्बल क्षार ले लिया। ठीक है, दुर्बल क्षार आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया तो AlCl3 हो गया। ठीक है, दुर्बल अम्ल लेना है हमको इस बार, और प्रबल क्षार लेना है, तो दुर्बल अम्ल ले लेते हैं हम, चलो कार्बोनिक एसिड ले लेते हैं, तो Na2CO3 हो गया। ठीक है, ये सारे एग्जांपल आपके हो गए। ठीक है, और लेना चाहते हो और ले लो। CH3COONA, आपको पता है CH3COOH तो कैसा है? दुर्बल अम्ल, और NaOH कैसा है? प्रबल क्षार। ठीक है ना, और कहानी बताता हूं, इधर आ जाओ। इधर जो होगा वो आपका दुर्बल अम्ल होगा। दुर्बल अम्ल कौन कौन से? जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया। ठीक है, चलो कार्बनिक की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये सारे कैसे हैं? आपके दुर्बल अम्ल हैं। ठीक है, और दुर्बल आपका क्या हो सकता है? दुर्बल आपका क्षार हो सकता है, जैसे एल्यूमिनियम आपका हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, और जो लवण है वो किससे मिलकर बने होंगे? दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार से। वीक एसिड प्लस वीक बेस से बने होंगे, जैसे आपका CH3COONH4। ठीक है, इधर और एग्जांपल लिखा दूं आपको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कैसा है भाई? दुर्बल एसिड। तो ये किसके एग्जांपल है भाई? ये दुर्बल विद्युत अपघट्य के एग्जांपल है। ये किसके एग्जांपल है? प्रबल विद्युत अपघट्य के। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल, लवण का मतलब अम्ल और क्षार के संयोग से। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने आपको लिखा दिए। ठीक है, पूछेगा नहीं वैसे आपको जनरली, लेकिन आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, लिख लो भाई, इन चीजों को भी लिख लो। लिख लिया, चलें आगे। चलो, चलो भाई चलो,
सर आज तो बहुत लंबी क्लास ले ली। ठीक है भाई, छोटा सा टॉपिक है, इसको खत्म करते हैं अपन, फिर आगे की बात करेंगे अपन। ठीक है, अब देखो एक लास्ट टॉपिक और है, फिर ये अपना विद्युत अपघट्य वाली कहानी खत्म हो जाएगी। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसको विद्युत अपघट्य क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप लगाओगे विद्युत अपघट्यों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर, पहले पर आ जाओ भाई, बोर नहीं होना है, आ जाओ फिर से ले में आ जाओ। चलो बात करते हैं पहले फैक्टर की, अंतर आयनिक आकर्षण बल। अंतर आयनिक आकर्षण बल, अंतर आयनिक आकर्षण बल क्या है भाई, देखो समझना इस चीज को। ठीक है, अब हो क्या रहा है आपका, जब भी आप कोई पदार्थ ले रहे हो और उसको विलायक के अंदर डाल रहे हो, तो विलेय और विलायक के मध्य में क्या होना है, आकर्षण बल होना है। आकर्षण बल लगेगा भाई। मैंने क्या लिया, मान के चलो NaCl लिया, NaCl छोड़ो, चलो इस बार अलग एग्जांपल लेते हैं। बोलोगे सर हमेशा NaCl। चलो भाई, इस बार हम क्या बोल रहा हूं, मेरे पास विलेय है AA। ठीक है, मेरे पास ये है विलेय AA और मैं इसको डाल रहा हूं BB विलायक में। ठीक है, BB विलायक में डाल रहा हूं तो मुझे सॉल्यूशन AB मिलेगा। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अब इसमें चालकता के मान हमको बताने हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो विलेय हैं, और विलेय आपको पता है यहां पर हम क्या लेंगे, आयन लेंगे, क्योंकि विद्युत अपघट्य की बात हो रही है तो आयनों की बात हो रही है। अब अगर इनके मध्य में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा कैसा है, प्रबल है, बहुत ज्यादा कैसा है, प्रबल है, तो ये आसानी से टूटते नहीं है, या हम कह सकते हैं कि विलायक के अणु जो होते हैं वो इस आकर्षण बल को नहीं तोड़ पाते, इस एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पाते। तो जब ये टूटेंगे नहीं तो आयनों में परिवर्तित नहीं होंगे, और आयनों में परिवर्तित नहीं होंगे तो चालकता के मान कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। समझ गए बात को। तो क्या लिखोगे कि जब विलेय के मध्य जो आकर्षण बल है वो बहुत प्रबल होता है तो विलायक के अणु इस आकर्षण बल को निरस्त नहीं कर पाते हैं, जिससे आयनों में परिवर्तन नहीं होता, आयनों में वियोजित नहीं होते, अतः चालकता के मान कैसे हो जाते हैं भाई, कम हो जाते हैं, घट जाते हैं। समझ गए, पहला समझ गए अंतर आयनिक आकर्षण बल को। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरी बात है आपकी, देखो दूसरा फैक्टर आपका हो गया विलयन की विस्कासिता, इसको श्यानता भी बोल सकते हो। ठीक है, विलयन की श्यानता भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आपका विलयन कैसा है, बहुत ज्यादा गाढ़ा। क्यों गाढ़ा है, क्योंकि वो जो विलायक थे, मैं विलायक लिखूं यहां पर, ये ज्यादा बेटर है भाई, विलायक। ठीक है, क्योंकि विस्कासिता हम विलायक की देखते हैं। अभी तो हमने बात की थी विलेय के आकर्षण की। अब भाई ऐसा भी हो सकता है कि विलायक के जो कण हैं उनके बीच में आकर्षण बल कैसा है, बहुत ज्यादा प्रबल, तो वहां पर वो आयन जो आपने विलेय डाला है वो घुल ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि विलायक एक दूसरे से बीच में कैसे आकर्षण से जुड़ा हुआ है, प्रबल आकर्षण से, तो इस आकर्षण बल को तोड़े जब जाके विलेय इसके अंदर डिसॉल्व हो। ठीक है, तो जब विलायक के मध्य आकर्षण बल ज्यादा होता है, या मैं आपको इनडायरेक्ट वे में कहूं कि किसी विलयन की जिसकी विस्कासिता ज्यादा होती है, विस्कासिता को और क्या बोलते हैं भाई, श्यानता बोलते हैं, और श्यानता का और मतलब मैं आपको बता दूं गाढ़ापन से। ठीक है, गाढ़ेपन से, यानी जो विलायक आपका जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसमें आयनों का जो गमन है वो उतना ही कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आयनों का जब गमन कम हुआ, उनका वियोजन कम हुआ, तो चालकता के मान भी कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अरे सिंपल सी बात है, आदमी कहां तैरता है, पानी में तैरता है ना, कीचड़ में थोड़ी तैरता है भाई, दलदल में थोड़ी तैरता है। समझ रहे हो, दलदल कैसा है, गाढ़ा है, श्यानता कैसी है उसकी, ज्यादा है, गाढ़ी है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जहां आपका कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा, जहां आपका गाढ़ा विलायक होगा, तो वहां आपका क्या होगा भाई, जो चालकता के मान है वो कैसे हो जाएंगे, कम, क्योंकि आयनों की गति नहीं होगी, आयनों का वियोजन नहीं होगा, तो आयनों का वियोजन नहीं होगा तो वहां पर चालकता के मान भी कैसे हो जाएंगे, कम। सेम टू सेम यही कहानी किसकी होगी, विलयन की सांद्रता की। सेम टू सेम यही कहानी किसकी, विलयन की सांद्रता की।
तो अगर मैं यहां लिखूं तो शांतता से इनवर्सली रिलेशन आ जाएगा किसका, चालकता का। चालकता के मान कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सेम टू सेम यहां भी कैसा रिलेशन आ जाएगा, कंडक्टेंस का, कंडक्टेंस चालकत्व, ठीक है, यहां भी कैसा आ जाएगा, कम आ जाएगा भाई। सांद्रता का मतलब वही कि आपने विलेय बहुत ज्यादा डाल रखा है तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सांद्र, ठीक है। सांद्र का मतलब वही गाढ़ेपन से ले लो आप, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, आपके आयनों का वियोजन नहीं होगा, और आयनों का वियोजन नहीं होगा, उनकी गति अच्छे से नहीं होगी, तो वहां पर चालकता के मान कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 बातें आप याद रखोगे। अब चौथी बात मैं आपको बता रहा हूं, देखना। चौथी बात है आयनों का विलायकीकरण। चौथी बात क्या है, आयनों का विलायकीकरण, सॉल्वेशन ऑफ आयन, ठीक है। समझना भाई इस टॉपिक को, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है। आयनों का विलायकीकरण, अभी हमने बात करी थी भाई कि विलेय के मध्य में आकर्षण बहुत ज्यादा प्रबल नहीं हो, विलायक के मध्य में आकर्षण बहुत ज्यादा प्रबल नहीं हो। अब मैं एक कंडीशन और ले लेता हूं कि आपने जो विलेय लिया है प्लस जो आपने विलायक लिया है, प्लस जो आपने क्या लिया है, विलायक लिया है, इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो कैसा है, बहुत ज्यादा प्रबल है। तो इस कंडीशन में भी चालकत्व के मान कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। विलयन की जो चालकता के मान है वो कैसे हो जाएंगे, घट जाएंगे। कैसे घट जाएंगे बताता हूं, ठीक है। सपोज आपका मैंने कोई A+ आयन लिया, ठीक है। अब देखो Na+ नहीं लिया मैंने भाई, ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद में आपने क्या किया, इसमें आपने डाल दिया पानी में आपने इसको A को डाल दिया, तो ये A+ आयनों में टूट गया। अब A+ आयन की क्या है भाई, टेंडेंसी बहुत बढ़िया है, किससे, पानी के अणु से। ये बहुत बढ़िया से रिएक्शन कर रहा है, किससे, पानी के साथ। यानी पानी के साथ इसकी प्यार मोहब्बत बहुत बढ़िया है। पानी के साथ में ये बढ़िया क्या कर रहा है भाई, बॉन्ड बना रहा है, बढ़िया अट्रैक्शन दिखा रहा है। पानी के जो OH- के आयन है वो बढ़िया इससे क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो ये स्लिम ड्रिम आया था, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। इसको इतना ज्यादा अट्रैक्शन मिल गया कि ये फूल के कुप्पा हो गया, ठीक है। देख लो आप, साइज बढ़ गया ना भाई इसका। अब मुझे बताओ, छोटा आयन जल्दी भागेगा या मोटा आदमी? छोटा आदमी बढ़िया भागेगा भाई, जो पतला दुबला सा हो बढ़िया रेस में भागेगा, मोटा आदमी नहीं भाग सकता, ठीक है ना। तो अब पहले तो आया था ये छोटा पतला दुबला सा, अब इसको इतना प्यार मोहब्बत मिल गया कि ये फूल के सुमो पहलवान हो गया। तो अब ये भाग नहीं सकता है, और भाग नहीं सकता है तो हमको चालकता नहीं दे सकता, तो चालकता के मान कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि अगर विलेय और विलायक के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा प्रबल है तो उस कंडीशन में आपके विलायक के अणु विलेय के साथ में जुड़ जाते हैं, और जुड़कर उसके साइज को कैसा कर देते हैं, बड़ा। और साइज अगर बड़ा हो जाएगा तो साइज बड़ा हो जाने से उनकी जो गतिशीलता है वो कम हो जाएगी, और गतिशीलता कम होने से चालकत्व के मान भी कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एक लास्ट फैक्टर और आपका बचा है नंबर 5, और वो है आपका टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, ताप। तो ताप की कहानी हम याद करते हैं भाई, ताप की कहानी अभी हमने पढ़ी थी कि तापमान का मान बढ़ाते हैं तो आयनों का वियोजन बढ़ जाता है, उनकी औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी भाई तो उनका वियोजन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। वो ज्यादा टूटेंगे, और ज्यादा टूटेंगे, ज्यादा आयनों में परिवर्तित होंगे, तो हमारी चालकता के मान कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पांचों फैक्टर मैंने आपको बता दिए, पांचों फैक्टर के आप नाम लिख सकते हो, थ्योरी आप मन से लिख सकते हो, सारी बातें मैंने आपको बता दी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पांचों फैक्टर के नाम लिख लो, ठीक है भाई। लिख लिया, समझ लिया क्या है विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघटनीय चालक क्या है, धात्विक चालक क्या है, सबकी कहानी हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब कल की क्लास में हम सेल स्टार्ट करेंगे, विद्युत अपघटनीय सेल, ठीक है। तो यहां से आगे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई। चैप्टर को मिस मत करना, किसी भी लेक्चर को मिस मत करना, बारी बारी से 1 to 1 करके आपको लेक्चर देखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।